हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो आज की वीडियो में हम करेंगे लेक्चरर केडर के 2016 के सॉल्यूशंस एंड दिस इज़ फ्रॉम बुकलेट बी एंड द क्वेश्चन नंबर इज़ फ्रॉम 35 to 40. सो लेट्स स्टार्ट. So the first question is question number 35, that is a one-dimensional harmonic oscillator carrying a charge minus q is placed in a uniform electric field E along positive x-axis. The corresponding Hamiltonian operator is, हमें बताना है कि एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें हमने एक एडिशनल चार्ज रखा है माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में. ठीक है. सो अगर जो चार्ज क्या है हमारे पास माइनस क्यू है, तो ये यहाँ पे मैंने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ द चार्ज इज़ माइनस क्यू. अब चार्ज माइनस क्यू है तो वो ऑब्वियसली मतलब कौन से चार्ज की तरफ ट्रैक्ट होगा, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. द कोरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हमें बताना है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है उसमें क्या चेंज आएगा. सो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास ऑपरेटर एनर्जी इक्वेशन होती है वो कैसे होती है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर, दैट इज़ एच साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर साई इज़ द आइगन वेव फंक्शन. एच क्या होता है एनर्जी या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ई क्या होता है एनर्जी आइगन वैल्यूज़. वेयर एच की वैल्यू जो होती है दैट इज़ माइनस एच क्रॉस स्केयर बाई 2m डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर प्लस इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी. अब क्योंकि हमें कौन सा ऑसिलेटर दिया है, दैट इज़ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड वी नो दैट द एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ गिवन बाय 1/2 k x स्केयर, और इट कैन बी रिटन एज 1/2 m ओमेगा स्केयर x स्केयर, बिकॉज m ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है, दैट इज़ k के इक्वल होता है. ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कितनी होगी, दैट इज़ हाफ के एक्स स्केयर. अब हमें ये फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आई है उसको हम फाइंड करेंगे और इस टर्म में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, एंड दैट इज़ वेल नॉन रिलेशन, दैट इज़ क्यू इंटू ई. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो माइनस साइन होता है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में या किस चार्ज की तरफ वो क्या होगा, डेविएट होगा. ओके. सो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, क्यू ई. ऑल्सो एफ, और जो पोटेंशियल होता है उसका क्या होता है कि एफ जो होता है दैट इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फोर्स. सो किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स, और एफ फर्दर किसके इक्वल हमने कर दिया, दैट इज़ क्यू ई. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. सो ये डेरिवेटिव है इस साइड पे पोटेंशियल का. सो जब हम पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा दैट इज़ माइनस क्यू ई एक्स. ठीक है. सो पहले कौन सा पोटेंशियल था हमारे पास, दैट इज़ ओनली हाफ के एक्स स्केयर. अब इसमें जो ये वैल्यू है माइनस क्यू ई एक्स वो ऐड अप हो जाएगी. सो हमारे पास टोटल जो है हैमिल्टोनियन है वो बन जाएगा दैट इज़ माइनस एच क्रॉस स्केयर बाई 2m डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर प्लस हाफ के एक्स स्केयर माइनस क्यू ई एक्स. तो ये जो दोनों टर्म्स हैं हाफ के एक्स स्केयर माइनस क्यू ई एक्स, ये वह बन जाएगा हमारा न्यू पोटेंशियल. सो अकॉर्डिंग टू दिस, मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर लिखना भूल गई, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी. अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ये कौन सी बनती है, डी. सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. सो 36 में हमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पॉलीस्पिन मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड. सो ऑप्शंस मैंने नहीं लिखी यहाँ पे. सो सबसे पहले हम पॉलीस्पिन मैट्रिसेस देख लेते हैं क्या होते हैं. सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है 0 1 1 0. ठीक है. 2/2 का होता है ये मैट्रिक्स. सिग्मा वाई की वैल्यू होती है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0. सिग्मा जेड की वैल्यू होती है 1 0 0 -1. ठीक है. सो सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी में हमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज़. मैट्रिसेस के रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लगा के हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. अब इनमें से आयोटा हमने क्या निकाल लिया कॉमन, तो मेरे पास पीछे बच गया 1 0 0 -1 एंड दिस इज़ क्लियरली सिग्मा जेड. तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आयोटा सिग्मा जेड.
सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बट अगर आप इसकी आंसर की देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने स्टार मेंशन किया हुआ है, मींस ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं इस क्वेश्चन के। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन डी मेंशन की है दैट इज़ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हैं दे एंटी कम्यूट, वो एंटी कम्यूट करते हैं। हमने क्वांटम मैकेनिक्स में कॉमोटेटर जब हम करते हैं तो उन दोनों की प्रोडक्ट करके हम बीच में साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस। बट अगर हम पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की देखें तो वो एंटी कम्यूट करते हैं, मीन्स यहाँ पे साइन किसका आता है, प्लस का। सो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वो किसके इक्वल होता है, 0। क्योंकि एक क्वेश्चन की दो आंसर करेक्ट हैं तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे ग्रेस मार्क दिए हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी भी करेक्ट है आपकी, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है अ म्यूऑन इज ट्रैप्ड बाय अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन लाइक एटम। गिवन है हमें कि जो मास ऑफ म्यूऑन है दैट इज 200 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज। ठीक है, लेमन सीरीज के लिए हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करनी है। सो द सोल्यूशन इज, सो सबसे पहले हमने लिखा है कि फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स स्पेक्ट्रल सीरीज की जो वेवलेंथ होती है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फाइंड करते हैं, दैट इज दिस 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर डिवाइड माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, जो n1 होता है वो फाइनल लेवल होता है और जो n2 होता है वो इनिशियल लेवल होता है। ओके, सो वेयर आर इज़, आर यहाँ पे क्या होता है, दैट इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ दिस। ठीक है, एंड फॉर्मूला होता है e⁴m डिवाइडेड बाई 8ε0² h³ c, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अब इसमें एक बात समझने वाली है, वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था बट थोड़ा सा कंफ्यूज इन्होंने किया था, क्योंकि जब हम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे m, सो यहाँ पे m सिर्फ मास नहीं है, दिस इज़ रिड्यूस्ड मास। ठीक है, किसका होता है, रिड्यूस मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिस्टम का। क्योंकि जब हम हाइड्रोजन एटम करते हैं तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन सिस्टम होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर 0 होता है। सो वहाँ पे हम उसका रिड्यूस मास करते हैं। सो रिड्यूस मास का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करती हैं, बिकॉज जो हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब देखिए -27 और -31 में 4 ज़ीरोज़ का डिफरेंस आ रहा है। सो अगर एक साइड पे हमारे पास है 10,000 वैल्यू और एक साइड पे हम 1, तो 1 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 10,000। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो डिनोमिनेटर में हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, 0। सो यहाँ पे बच गया मास ऑफ प्रोटॉन। अब MP और MP क्या हो जाएंगे, कट। सो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ME। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो M होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा जो केस है वो लेमन सीरीज़ का है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। तो उसका हमें पता है लेमन के लिए जो फाइनल लेवल होता है दैट इज़ n1 इज इक्वल टू 1, और जो इनिशियल होगा वो होगा 2, बिकॉज हमें कौन सी वेवलेंथ फाइंड करनी है, द लॉन्गेस्ट। अगर शॉर्टेस्ट होगी तो शॉर्टेस्ट के लिए n2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड करना है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो हमें सिस्टम कौन सा दिया गया है, दैट इज़ म्यूऑन प्रोटॉन सिस्टम। सो म्यूऑन प्रोटॉन का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो वही हमने रिड्यूस्ड मास MD का मीन्स रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। सो म्यूऑन की वैल्यू फिल कर दी 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय दिस। अब फिर से देखिए यहाँ पे अगर हमने 200 से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, -31 से -30 हो जाएगा। स्टिल अगर एक वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 1000 बन रही है। तो 1000 के कंपैरिजन 1 को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में यही वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड मास है वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ इन दिस फॉर्मूला
जो रिडबर्ग कांस्टेंट है अगर हम ध्यान से देखें तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, जो भी हमें मास गिवन है। अब हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास मास आ गया वो कितना आ गया, 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाकी सारी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास सेम, सिर्फ हमें 200 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा और आफ्टर दैट वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, ठीक है, एंड सॉल्व। जब हम इसको सारा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 6.11 एंगस्ट्रॉम। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, दैट इज़ किसके इक्वल हो गया, 6.67 एंगस्ट्रॉम। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सो 38 में हमें गिवन था इन द बोर्न अप्रॉक्सीमेशन द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फॉर द युकावा पोटेंशियल। युकावा पोटेंशियल हमें गिवन है दिस, वी इज इक्वल टू बीटा बाई आर ई रेज टू पावर माइनस म्यू आर, ठीक है, वेयर बी की वैल्यू कितनी है, 2k साइन थीटा बाई 2 एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज़ कितनी है उसकी, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। हमें फाइंड करना था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एफ थीटा का कि बोर्न अप्रॉक्सीमेशन में अगर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो देन दिस इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ -2m बाई h क्रॉस स्क्वायर b इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी आर डैश वी आर डैश साइन बी आर डैश डी बी, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो b है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। b क्या है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास जो वी आर डैश की वैल्यू गिवन है, सो बाकी सारी ये टर्म कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, आर एज इट इज़, ठीक है। डैश हम हटा सकते हैं, वो तो जस्ट साइन कन्वेंशन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती, साइन बी आर एज इट इज़, और विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है, बट हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज़ गिवन ओनली इन टर्म्स ऑफ आर। सो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू बन जाएगी, दैट इज़ आर। अब बस सिर्फ इतना था, फॉर्मूला लगाया हमने, उसके बाद हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बीटा इज़ कांस्टेंट, सो बीटा हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है, और आर से आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बच गया ई रेज टू पावर म्यू आर। अब इसको सॉल्व करना है तो साइन बी आर को भी हमने किस में चेंज कर लिया, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है दैट इज़ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 आयोटा, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे ई वाली टर्म थी तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का सिर्फ यही मेथड था, तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये 2 आयोटा है, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बच गया माइनस आर आयोटा, माइनस 1 बाई आयोटा को मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे आयोटा, बाकी सारी टर्म क्या है, एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी म्यू माइनस आयोटा बी आर माइनस माइनस ई रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, म्यू प्लस आयोटा बी इंटू आर विद रिस्पेक्ट टू डी आर इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दी, इसकी इंटीग्रेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। सो इंटीग्रेशन हमें पता है ई रेज टू पावर आयोटा ई रेज टू पावर माइनस कॉन्स्टेंट इंटू आर है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन आ जाएगी। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। सो सबसे पहले हम क्या फिल करेंगे, इन्फिनिटी यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो कांस्टेंट था वो मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। सो जब हम आर को इन्फिनिटी फिल करेंगे तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, इन्फानाइट। जब 0 फिल करेंगे तो सारी टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, 0। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, दिस इज़ ई रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे आएगा ई रेज टू पावर 0, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, -0 लिख लीजिए चाहे +0 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही हमने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यहाँ पे भी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ठीक है। तो और ई रेज टू पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल बच जाएगा, यहाँ पे क्या है, ई रेज टू पावर 0। तो ई रेज टू पावर 0 हो गया 1, ठीक है। तो आगे साइन क्या है, माइनस, तो ये बन जाएगा -1। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास ये
अब सेकंड टर्म में क्या है, ये टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट 0 और ये हो जाएगी 1, तो -1, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी लिखने की गलती होगी, ओके। सो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करके इसको सॉल्व करेंगे। बस इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जस्ट कैलकुलेशंस करनी है, इसको सॉल्व करना है। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2m बीटा डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे b की वैल्यू भी गिवन है, e की वैल्यू भी गिवन है। सो बट जब जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो बी में ही गिवन है, स्मॉल बी जो है हमारे पास। सो इसलिए जो हमारा आंसर है वो हमें बी की वैल्यू सब्सिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आंसर में हो सकता है कि अगर इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा गिवन होता तो हम यहाँ पे क्या करते, इस रिलेशन में b की वैल्यू क्या कर देते, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।